हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में भाई हम लोगों ने सीखा था फैब्रिकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, यानी पीएन जंक्शन को हम लोग बनाते कैसे हैं। पीएन जंक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक पी टाइप को लाया और एक एन टाइप को लाया, दोनों को आपने कॉन्टेक्ट किया, वो आपका पीएन जंक्शन बन गया। इस तरीके से हम लोग नहीं बनाते हैं कभी भी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक या फिर कहिए वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन। सबसे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड फ्रेम बनाने की कोशिश करता हूँ, बस आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ओके, आपका काम है यहाँ पे भी सुनना। अगर आपने पीछे का लेक्चर देखा होगा भाई तो आपको यहाँ पे जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक हम लोग ऑलरेडी दो चीज़ से फैमिलियर हो चुके हैं। सबसे पहला था आपका, एक तो था आपका वैक्यूम ट्यूब्स, राइट, और दूसरा था आपका गैस फिल्ड ट्यूब्स, राइट। हम लोगों ने भाई इन दोनों में देखा था कि हम लोग दो प्लेट यूज कर रहे हैं, एक को हम लोग कैथोड बोल रहे थे और दूसरे को हम लोग एनोड बोल रहे थे, राइट। और इन दोनों प्लेट को हम लोगों ने क्या किया हुआ था, एक सील्ड ग्लास के अंदर पैक किया हुआ था जिसको हम लोग इनवेलप बोल रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, जैसे अगर मैं वैक्यूम ट्यूब्स की बात करूँ तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। यानी ये जो आपका प्लेट होगा जिसको हम लोग कैथोड बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी एक्सटर्नल हीटर लगा करके इसको हम लोग हीट कर रहे थे। और जैसे ही हम लोग इसको हीट करेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका बाहर आ जाएगा, जिसको हम लोग क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे थे। और जैसे ही हम लोग एनोड को नेगेटिव से और कैथोड को जब हम लोग पॉजिटिव से जोड़ रहे थे, यानी सीधे सीधे हम लोग इसको बैटरी से जब जोड़ रहे थे, एक्सटर्नल बैटरी से जब जोड़ रहे थे, तो ऑटोमेटिक ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये एक तरीके से कैथोड से लेकर के एनोड की तरफ जा रहे थे, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था भाई, अगर मान लेते हैं ये जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया ये काफ़ी लो है, ठीक है, वोल्टेज अभी लो है, मान लेते हैं आपने 2 वोल्ट अप्लाई किया, तो इस केस में जो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, यानी जो इनका स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, काफ़ी कम होगा। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो आपका ये वैक्यूम ट्यूब है इसके अंदर कभी भी हम लोग 100% वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर बहुत सारे गैस के एटम्स होंगे, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा तो सीधी सी बात है, आपका ये गैस का जो एटम्स है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है, उनसे टकराएगा। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी लो रखा हुआ है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है नहीं, तो टकराने के बाद भी जो आपका गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, गैस के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ कभी भी बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज किया, धीरे धीरे पोटेंशियल इंक्रीज किया, तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी था, ये एक तरीके से बढ़ते चला जा रहा था। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, अब जो है यहाँ पे जो गैस के एटम्स होंगे इनसे जब टकराएगा तो सीधी सी बात है इनके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे थे, जिसको हम लोग बोल रहे थे कि आयोनाइजेशन हो चुका है यहाँ पे। आयोनाइजेशन क्यों, क्योंकि ये जो एटम था पहले न्यूट्रल था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो सीधी सी बात है ये आपका आयोन बन गया है। क्लियर हो गया। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, एक तरीके से इधर पीछे से इमिशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसके साथ ऐड होकर के एक तरीके से ये कंडक्शन को बढ़ा दे रहा था। और हम लोगों ने देखा था ये जो पॉजिटिव आयोन्स है, ये पॉजिटिव आयोन्स भी इधर कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके चलते भी हम लोगों ने देखा था कंडक्शन हो रहा था। यानी अगर आप वोल्टेज को यहाँ पे मिनिमम रखेंगे, ठीक है, कम से कम रखेंगे, तो आप कह सकते हैं यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1-2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं वो हम लोग के लिए यूजलेस है। या फिर कहिए आप सीधे सीधे गैस फिल्ड ट्यूब में ही आ जाइए, वोल्टेज को अगर आप कम करेंगे तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, एक तरीके से स्विच ऑफ की तरह काम करेगा, यानी स्विच अभी क्या है, ऑफ है, ठीक है। गैस फिल्ड ट्यूब में मैंने आपको 2
बताया था, एक था कोल्ड कैथोड और एक था आपका हॉट कैथोड। तो कोल्ड कैथोड का जब हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोल्ड कैथोड गैस फिल्ड ट्यूब्स जो होते हैं उसको हम लोग स्विचिंग की तरह यूज़ करते हैं, एज अ स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बस आपको रिवीजन दे रहा हूँ भाई कि जब आप वोल्टेज को लो रखिएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत ही 1-2 फ्लो करेगा। ठीक है, और 1-2 इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल करंट है, यानी एक तरीके से स्विच ऑफ की तरह काम करेगा। ओके, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा करके एक बल्ब लगा देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, ये मान लेते हैं आपका मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन अंदर में फ्लो हो ही नहीं रहा, ये सर्किट यहाँ से ब्रेक है, कैथोड और एनोड के बीच में टूटा हुआ है तार, तो ये कभी भी बल्ब जलेगा नहीं। लेकिन भाई जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉन एक तरीके से बढ़ते जाएगा, आपका फिर बल्ब जो है धीरे धीरे ब्राइट होते चला जाएगा। क्लियर हो गया? यही सेम चीज भाई आपके ये जो सेमीकंडक्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग का सेमीकंडक्टर चल रहा है जिसमें हम लोगों ने अभी पीएन जंक्शन देखा, इसमें भी तो यही सेम प्रोसेस हो रहा है। समझ रहे बात को? यानी जैसे मान लेते हैं आपने एक पीएन जंक्शन बनाया, मान लेते हैं आपने एक सबसे पहले सिलिकॉन का एक प्योर क्रिस्टल लाया, इसके अंदर आपने क्या किया, पेंटावैलेंट डोपिंग किया, यानी इसको आपने बना दिया एन टाइप। ये पूरा आपका एन टाइप बन गया। अब इस एन टाइप में आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पी टाइप यानी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज को लेकर के आ रहे हैं। यानी अब इस ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज के आने से क्या बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा, तो एन टाइप पी टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया है, यानी पीएन जंक्शन आपका बन गया है। अब इसमें आपने देखा था कि सिलिकॉन का क्रिस्टल लेके बनाया, तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर बनेगा, आपने देखा था मान लेते इधर आपका एन टाइप है, ओके, और इधर आपका पी टाइप है, तो इधर से यानी इधर आपका प्लस 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 हो जाएगा क्योंकि एन टाइप जो होता है इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, इधर आपका माइनस 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 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था भाई कि अगर सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस डायरेक्शन में, इसको कैंसल आउट करने के लिए आपको सबसे पहले P को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा और N को यहाँ पे नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर आप वैक्यूम ट्यूब को देखें या फिर गैस फिल्ड ट्यूब को देखें, इसमें आप देख रहे हैं कि कैथोड को हम लोग, अगर मेरे को यहाँ पे करंट फ्लो करवाना है तो कैथोड को हम लोग हमेशा नेगेटिव से जोड़ेंगे और एनोड को हम लोग हमेशा पॉजिटिव से जोड़ेंगे। क्लियर हो रहा है? अगर वही आपने रिवर्स कर दिया तो यहाँ पे कोई कंडक्शन होगा नहीं। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। हम लोगों ने कनेक्शन को एक फिक्स किया हुआ है, पी टाइप को हमेशा पॉजिटिव से ही जोड़ेंगे, एन को हम लोग हमेशा नेगेटिव से ही जोड़ेंगे, तब जा करके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस वाले के अपोजिट बनेगा। और क्योंकि ये सिलिकॉन यूज़ किया तो हम लोग को मिनिमम यहाँ पे 0.7 वोल्ट देना पड़ेगा, तब जा करके ये अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक मतलब जो ये डिप्लेशन लेयर बना हुआ है ये वैनिस्ड हो जाएगा, यानी यहाँ से ये चार्ज पूरा कैंसिल हो गया। ठीक ना भाई? ओके, यानी 0.7 देंगे तभी जाके ये ऑन होगा, कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। 0.7 वोल्ट से नीचे रखेंगे तो ये कभी भी आपका ऑन नहीं होगा। यानी पीएन जंक्शन भी कुछ नहीं, एक स्विच की तरह काम कर रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 0.7 से कम देंगे तो ये स्विच ओपन रहेगा, लेकिन वही अगर आपने इससे ज़्यादा दे दिया तो सीधी सी बात है ये कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ओके, और एक चीज़ समझिए, यहाँ पे क्योंकि आपने कनेक्शन फिक्स किया हुआ है, पी को हम लोग पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, ये कनेक्शन हमेशा फिक्स रहेगा। हम लोग फॉरवर्ड बाइस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, एन से, यानी द इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, ठीक है, यानी एक तरीके से एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे कंडक्शन फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्शन को फिक्स किया हुआ है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल स्विच, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग डायोड। क्योंकि इसको हम लोग डायोड की तरह कैसे काम करेंगे, जैसे मान लेते हैं डायोड का मतलब क्या होता है, हम लोग रेक्टिफिकेशन में यूज करते हैं भाई। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अभी बस मैं आपको बैकअप बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लेते हैं आपका इस तरीके का आपने इनपुट सिग्नल दिया, तो ये जो आपका पीएन जंक्शन है ये हाफ पॉजिटिव के लिए मान लेते हैं, पी जो होगा पॉजिटिव और एन जो होगा नेगेटिव, ठीक है, यानी फॉरवर्ड बाइस की तरह बिहेव करेगा, यानी हाफ पॉजिटिव साइकिल में ये कंडक्ट करेगा, यानी ये स्विच ऑन हो जाएगा, यूनि डायरेक्शनल में कंडक्ट करेगा, लेकिन ये जो हाफ नेगेटिव होगा इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, यानी रिवर्स बाइस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसका जब आप आउटपुट देखिएगा तो ये कुछ आपका इस तरीके का, ये पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट किया, रिवर्स बाइस में तो ऑफ था,
तो इतना दूर कुछ नहीं मिलेगा, उसका फिर से पॉजिटिव साइकिल को कंडक्ट करेगा, इतना दूर नहीं करेगा, इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका पूरा पूरा DC। जो ग्रीन से मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया वहाँ पे कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि ये रिवर्स बाइस में है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो अभी हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है VI कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे बस मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कि यहाँ पे जब आप एक सफिशिएंट वोल्टेज दे रहे थे वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर, जब आप एक वोल्टेज अप्लाई कर दे रहे थे अच्छा खासा, जिसको हम लोग आयोनाइजेशन वोल्टेज बोल रहे थे, तो उस वोल्टेज पे क्या हो रहा था, अंदर में बहुत सारा जो एटम्स था, गैस का जो एटम्स था वो एक तरीके से आयोनाइज हो जा रहा था। आयोनाइजेशन के चलते यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन लूज के बनने के कारण ये जो पॉजिटिव आयोन्स बने, ये भी एक तरीके से कंडक्शन में एक तरीके से योगदान दे रहा था। यानी आयोनाइजेशन होते ही करंट क्या होता है, शार्पली इंक्रीज करता है। ठीक है, शार्पली एक तरीके से भागेगा, अचानक से करंट बढ़ जाएगा। पीएन जंक्शन में भी यही होता है भाई। ठीक है, यानी 0.7 वोल्ट से जैसे ही आप अधिक दीजिएगा वोल्टेज, वैसे ही करंट आपका एकदम अचानक से शार्पली राइज करेगा। यही आपका VI कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी मैंने आपको एक बैकअप बना दिया है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं बताया भाई, मेरे को याद नहीं रहता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले सर्किट समझाता हूँ मैं। यहाँ पे आपका लगा हुआ है PN जंक्शन। ठीक है, यानी P टाइप और N टाइप एक तरीके से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर कितना करंट आ रहा है उसको नापने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एमीटर लगाया है। ठीक है, मिली एम्पियर में। ठीक है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है इसको नापने के लिए हम लोगों ने वोल्ट मीटर लगा हुआ है पैरेलल में। अब यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसका क्या काम है? ठीक है, इसका क्या काम होता है इस पर हम लोग बात करेंगे अभी सबसे पहले। और एक यहाँ पे आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए पावर रेटिंग के बारे में। ठीक है, ये जो भी आपने बनाया भाई PN जंक्शन, इसका क्या होगा, अपना एक पावर रेटिंग होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बल्ब आप खरीदिएगा कभी भी मार्केट में जा करके, बल्ब, फ्रिज, फैन, टीवी, कूलर, कुछ भी आप इलेक्ट्रिकल एप्लायंस खरीद रहे हैं तो उसका एक पावर रेटिंग होता है। पावर रेटिंग में 2 चीज़ मेंशन किया रहेगा। सबसे पहले वोल्टेज, क्योंकि हम लोग का जो वोल्टेज होता है ये 220 होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 200 वोल्ट लेके चलते हैं हमेशा। ओके, और यहाँ पे दिया रहेगा आपका पावर, यानी 200 वोल्ट पे चलाएंगे तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक है 100 वाट का बल्ब। ठीक है, यानी मार्केट गए, मार्केट से आपने 100 वाट का इनकैंडेसेंट लैंप लाया है जिसका वोल्टेज रेटिंग दिया 200 वोल्ट। 200 वोल्ट पे चलाएंगे तो पावर ये 100 वोल्ट खींचेगा। तो ये 2 पावर रेटिंग जो होता है और वोल्टेज रेटिंग ये काफ़ी होता है बल्ब के बारे में और भी चीज़ जानने के लिए। ठीक है, यानी ये कितना करंट खींचेगा, या फिर कहिए इसको चलाने के लिए कितना मोटा तार लगाना पड़ेगा, या फिर कहिए ये 1 घंटा चलाएंगे तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। सब चीज़ एक शॉर्ट व्यू दे देता हूँ। ये आपका इस तरीके का बल्ब था। ठीक है, इस बल्ब के कवर के ऊपर या फिर इस बल्ब के ऊपर आपका लिखा रहेगा 200 वोल्ट पे और 100 वाट एक तरीके से। ठीक है, और हमेशा मैंने आपको बताया भाई पावर रेटिंग क्यों ज़रूरी है, पावर रेटिंग क्यों देना पड़ता है। तो वही एग्जाम्पल कि आप डॉक्टर पास जा रहे हैं, आप बीमार हैं, तो जो भी आपको दवा एक तरीके से प्रिस्क्राइब करेगा तो बताएगा ना कि ये सुबह लेना है, शाम लेना है, 2 टाइम लेना है, फिर 3 टाइम लेना है। राइट, तो उसी तरीके से जो भी इस बल्ब को बनाया होगा, तो अब जब मार्केट में बेचा जा रहा है इसको, तो वो मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर को बताएगा ना कि इस बल्ब को चलाने के लिए आपको 220 वोल्ट चाहिए, फिर ये 200 वोल्ट चाहिए, और जब इसको 200 वोल्ट पे चलाइएगा तो कितना पावर ही खींचेगा। तभी तो कंज्यूमर जो होगा, फिर जो कस्टमर वो आइडिया लगेगा कि 1 घंटा चलाएंगे तो कितना ये पावर खींचेगा। समझ रहे हैं बात को? तो बहुत सारा यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपका बना हुआ रहता है। देखिए हम लोग को पता है पावर इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R होता है। यहाँ से अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका V² डिवाइडेड बाय P। बल्ब के ऊपर आपका दिया हुआ है वोल्टेज 200 गुना 200 और पावर दिया हुआ आपका 100 वाट। ठीक है, कट जाए नहीं, यहाँ से 400 ओम आ जाएगा। बल्ब आपका ये 400 ओम आ गया। और मैंने आपको हमेशा बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग जब एक एप्लीकेशन यानी एपरेटस को स्टडी करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, फिर सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, कुछ भी भाई, तो उसको हम लोग उसी के हिसाब से नहीं पढ़ते, यानी जैसा वो प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है हम लोग को वैसे नहीं पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। यानी इस बल्ब को अगर रिप्रेजेंट करना होगा सर्किट डायग्राम में एनालिसिस के लिए, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजिस्टिव एलिमेंट है।
ओके, तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं 400 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हम लोग जो वोल्टेज दे रहे हैं कितना दे रहे हैं 200 वोल्ट। अब AC दीजिए फिर DC दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये आर लोड है, रेजिस्टिव लोड है। ओके, तो ये हम लोगों ने सर्किट बना दिया, रेजिस्टेंस हम लोगों ने इसके पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग से निकाल दिया है। अब सीधी सी बात है, सिंपल सीरीज सर्किट बन गया, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट भी हम लोग निकाल लेते हैं। I इक्वल टू होता है वोल्टेज जो कि 200 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 400, रेजिस्टेंस 400 ओम है, कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। क्लियर हुआ। अब 0.5 एम्पियर ये खींच रहा है, अब 0.5 एम्पियर खींच रहा तो इस बेसिस पे आप थिकनेस भी बता सकते हैं कितना मोटा तार लगाना पड़ेगा, पतले 1 सेंटीमीटर का 1 mm का लगाना पड़ेगा या फिर कहिए 0.5 mm का लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। अब देखिए ये जो बल्ब है, इस बल्ब के साथ मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ भाई। ठीक है, आपको पता है थोड़ा एनर्जी भी अगर बात करें, यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू हम लोग को पता है पावर इंटू टाइम होता है। अब यहाँ पे पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, सब चीज़ ब्रेक करके दिखा दिया। वोल्टेज हम लोग जो दे रहे हैं इसमें है 200, करंट कितना खींच रहा है 0.5, और हमेशा मैंने आपको बताया है ये जो पावर आपका जो बल्ब के ऊपर दिया हुआ था, ठीक है, और इसको इस तरीके से ब्रेक करके करंट का वैल्यू और ये वोल्टेज का वैल्यू जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखना है करंट का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा आपको 100 वॉट के बराबर ही देगा। क्लियर हुआ। टाइम 1 घंटे के लिए चला रहे तो कितना हो जाएगा 100 एक तरीके से। अब यहाँ पे यूनिट देख लीजिए, पावर का वॉट में लिखा है आपने, ठीक है, या फिर कहिए भाई ये वोल्टेज का क्या है VI क्या होता है वॉट होता है ना, और टाइम का होता है सेकंड, यानी 100 वॉट सेकंड हो जाएगा। इसको आप किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो ये सब आपका काफ़ी इजी चीज़ है। अब देखिए इस बल्ब के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। अभी तक हम लोगों ने इसको क्या किया है 200 वोल्ट पे चलाया है। अब मैं थोड़ा सा वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक स्टेबलाइजर है, फिर कहिए स्टेबलाइजर को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रांसफार्मर बोलते हैं। वोल्टेज को मान लेते हैं भाई मैंने 250 वोल्ट कर दिया। क्लियर हो गया। यानी मैन्युफैक्चरर ने आपको बोला था कि इसको 200 वोल्ट पे चलाना, लेकिन आपने क्या कर दिया 250 वोल्ट दे दिया इसको। तो 250 वोल्ट देते ही क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात एक चीज़ समझिए, जब आपने इसको 200 वोल्ट पे चलाया, ठीक है, फिर ये जो इसका पावर रेटिंग था, पावर रेटिंग 200 वोल्ट 100 वॉट, रेजिस्टेंस कितना आ रहा था 400 ओम आ रहा था। क्लियर हो गया। अभी आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो R इक्वल टू क्या फॉर्मूला अभी लिखा आपने, R इक्वल टू ये वाला रखा, ठीक है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा V² डिवाइडेड बाई P। आपने क्या कर दिया वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ा दिया, 250 वोल्ट कर दिया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आप इसका निकालेंगे या फिर ऐसे समझिए ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, यहाँ पे समझिए बस सीधे सीधे आप क्या कर रहे हैं भाई, इस 200 की जगह आप 250 कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया। अब 200 के जैसे आप 250 कीजिएगा तो यहाँ पे करंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। करंट का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अब जो आप पावर निकालिएगा पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज आपका 250 है और करंट में यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका ये जो पहले 100 वाट पावर खींच रहा था ये 100 वाट से ज़्यादा एक तरीके से खींचेगा। यानी ये जो ब्राइटनेस जो देगा ना, पहले जितना ब्राइट था उससे ज़्यादा ये ब्राइट करेगा अभी। ओके, यानी ब्राइटनेस इसका इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है ब्राइटनेस कैसे इंक्रीज होता है, कोई भी हॉट बॉडी है, ठीक है, कोई भी हॉट बॉडी है तो जितना ज़्यादा इसके पास हाई टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा ये एक तरीके से अपने आप को ब्राइट शो करता है। टेम्परेचर का मतलब ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। ठीक है, तो ब्राइटनेस इसका बढ़ गया मतलब क्या है, इसके अंदर का जो फिलामेंट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, यानी जो टंगस्टन है इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, और ज़्यादा देर अगर चला दीजिएगा 1 मिनट 2 मिनट तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये टंगस्टन मेल्ट करके आपका फ्यूज़ हो जाएगा ये बल्ब। यानी अगर आपने वोल्टेज में चेंजिंग किया, ठीक है, वोल्टेज में चेंज करना मतलब पावर चेंज हो गया इसका, और पावर चेंज हो गया इसका मतलब क्या, ये बल्ब आपका ख़राब हो जाएगा, एक तरीके से जल जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल, अब ये तो मैंने एक रेगुलर एग्जांपल दिया है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और भी इसको डीपली समझते हैं। ओके, ट्रांसफार्मर का एग्जांपल देता हूँ भाई। आपके कॉलोनी में ट्रांसफार्मर कैसे जलता है, देखिए ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर। इसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल इस तरीके से समझिए। ठीक है,
यहाँ पे आपने एक तरीके से मान लेते हैं 11 kV डाल दिया, ठीक है। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है आपके घर के बाहर, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका टर्न रेशियो इस तरीके से होगा कि आपके आउटपुट में क्या दे देगा, ये एक तरीके से यहाँ पे आपका इस वाइंडिंग के चलते क्या दिखाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा R2 और JX2, ठीक है। इधर भी होगा लेकिन इधर से हम लोग को मतलब नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग लोड लगाएंगे, ठीक है, तो लोड लगाने का मतलब क्या है कि पावर, इस लोड का कुछ पावर रेटिंग होगा भाई। मान लेते हैं इसका जो पावर रेटिंग है ये भी है 1000 वाट, क्लियर हुआ। या फिर यहाँ पे हम लोग VA में करेंगे, कोई इशू नहीं है, फिर प्योर रेजिस्टिव लोड ही लेके चलते हैं। देखिए क्या होता है भाई, ये जो आपने यहाँ पे वाइंडिंग डाल रखा है, ये वाइंडिंग कुछ नहीं क्या है, ये कॉपर का वायर है आपका, या फिर कहिए एल्युमिनियम का वायर होगा। और आपको पता है कि वायर है तो सीधी सी बात है इसका एक थिकनेस होगा, और थिकनेस है तो सीधी सी बात है थिकनेस के हिसाब से इसके पास एक लिमिट होता है कि इतने ही एम्पेयर तक के करंट को ये झेल पाएगा, यानी इतने ही एम्पेयर के करंट को क्या कर सकता है, अपने अंदर फ्लो करवा सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने बल्ब का एग्जांपल लेकर 0.5 एम्पेयर लगाया था, है ना, कि 0.5 एम्पेयर लेगा, तो उसके लिए 1/2 mm का वायर काफ़ी है, सफिशियंट है। 1/2 mm कहने मतलब जैसे ये माइक का जो वायर देख रहे हैं इतना पतला काफ़ी है, ठीक है। लेकिन आप सोचिएगा कि 1/2 mm वायर से मैं हीटर चला लूँ 2000 वाट का, फिर AC चला लूँ, तो वहाँ पे भाई आपका वायर मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि AC जो होता है आपका ज़्यादा करंट लेता है, 6 एम्पियर लेगा, 5 एम्पियर लेगा, और बल्ब क्या था एक तरीके से मात्र 0.5 एम्पियर करंट ले रहा था, राइट। तो हर एक वायर का थिकनेस होता है, और थिकनेस के हिसाब से उसके पास अपना एक करंट कैरी करने का क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं ये जो ट्रांसफार्मर है आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर का इधर भी पावर रेटिंग और इधर भी पावर रेटिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी में पावर रेटिंग सेम होता है। जैसे मान लेते हैं इधर भी आपका 1000 वाट है, 1000 वाट कहने का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि ये स्टेप डाउन है, इधर हाई वोल्टेज उधर लो वोल्टेज मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का, ठीक है, पावर कितना मैंने लिखा, पावर रेटिंग कितना 1000, मतलब वोल्टेज और करंट, ठीक है। यानी वोल्टेज इधर क्या है, हाई है, तो ऑटोमेटिक करंट इतना कम होगा इधर कि ऑटोमेटिक ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, हमेशा आपको 1000 वाट के बराबर मिलेगा, क्लियर हुआ। ऐसे ट्रांसफार्मर हम लोग VA में रेटिंग करते हैं, वोल्ट एम्पियर में, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, ठीक है। AC को मैं इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि फिर आपको दिक्कत करेगा यहाँ पे। बस समझिए कि हम लोगों ने लोड प्योर रेजिस्टिव लगा रखा है, ठीक है। यानी करंट इसके अंदर इतना ही फ्लो होगा कि 11000 वोल्टेज और जो भी करंट फ्लो रहा है इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। करंट कैसे निकालेंगे, निकाल लेते हैं। पावर इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1000, और पावर इक्वल टू हम लोग को पता होता है VI, राइट। वोल्टेज है मेरा यहाँ पे 11000, क्लियर हुआ। इधर पावर है मेरा 1000, तो 3 0 से 3 0 काट देंगे, इधर मेरा करंट हो जाएगा, आ जाएगा I इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/11, इतना एम्पियर का करंट फ्लो होगा इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, वोल्टेज इंटू करंट, तो हमेशा क्या मिलेगा 1000 वाट मिलेगा इधर, ठीक है। फिर कहिए 1000 VA मिलेगा। इधर भी वही चीज़ है, आपने जो रेटिंग लगाया भाई, मान लेते हैं आपने फुल लोड लगाया, मतलब जो लोड लगाया फुल लोड लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस साइड में क्या हुआ, वोल्टेज डाउन होगा, पावर इधर भी आपका 1000 VA ही होगा, लेकिन इधर क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज आपका डाउन हो जाएगा, लेकिन करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1000 VA के बराबर होगा, राइट। लेकिन अभी मान लेते हैं, और क्योंकि ये भाई इधर करंट मेरा ज़्यादा होगा, तो सीधी सी बात है ये सेकेंडरी वाला वायर क्या होगा, मोटा बनाएंगे, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कोई भी ऑफलाइन में मान लेते कहीं वर्कशॉप में गए, ट्रांसफार्मर खुला हुआ है, आपसे पूछेगा कि अगर स्टेप डाउन है या फिर स्टेप अप है, तो बताओ कि इसका प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा है, और ये भी बताओ कि मतलब इसके थिकनेस से आप बता सकते हैं। अगर कोई बोलता है ना स्टेप डाउन है, ठीक है, तो सीधी सी बात है इस साइड में आपका क्या होगा, मोटा तार होगी, वोल्टेज ऑटोमेटिक डाउन हो गया, तो करंट इधर ज़्यादा होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इसको हमेशा 1000 VA बना करके रखना है, राइट। तो ऑटोमेटिक करंट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, सेकेंडरी साइड का जो वायर होगा वो ठीक होगा, मोटा होगा, ताकि उस ज़्यादा वाले करंट को ये झेल सके, ठीक है। तो अभी आपने रेटेड लोड लगा रखा है, 100% फुल लोड लगा रखा है, तो इस ट्रांसफार्मर को कोई इशू नहीं होगा भाई, ठीक है। ट्रांसफार्मर हेल्दी वर्क करेगा। लेकिन मान लेते हैं आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 1200 VA का लोड लगा दिया, क्लियर हो गया।
यानी ट्रांसफार्मर के पावर रेटिंग से 200 VA ज़्यादा लगा दिया लोड। अब यहाँ पे क्या होगा, सीधी सी बात है, वोल्टेज आपको पता है टर्न रेशियो के हिसाब से रहता है, ठीक है। तो वोल्टेज तो आपको इधर कांस्टेंट मिलेगा, वोल्टेज में कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा। 220 वोल्ट सिंगल फेज पे स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इधर आपका वोल्टेज में कोई इशू नहीं होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे VA बढ़ चुका है तो करंट ही ऑटोमेटिक पहले से ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। पहले कितना करंट खींच रहा होगा बताइए। यहाँ पे पहले का अगर करंट निकालें, पावर इक्वल टू 1000 VA बराबर क्या होगा, और VA लिख रहा हूँ तो cos फाई लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ट्रू पावर लेकर के चलते हैं, मतलब रजिस्टिव लोड। देखिए कैसे निकालेंगे। पावर इक्वल टू मेरा क्या होता है, VI होता है। पावर इक्वल टू अभी क्या है 1000 वाट, ठीक है। वोल्टेज मेरे को पता है तो 220 होता है। करंट बराबर मस्ट बी इक्वल टू 1000 होना चाहिए। यहाँ से करंट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 100/22, ठीक है। इतना एम्पीयर का करंट फ्लो होगा। लेकिन इस केस में क्या है, करंट आपका ज़्यादा बहेगा। करंट ज़्यादा बहेगा तो सीधी सी बात है, ये वायर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि ये जो करंट आ रहा है, ये करंट कहाँ से आ रहा है, ये फ्लक्स के थ्रू आ रहा है, ठीक ना भाई। तो इधर का भी जो करंट होगा इस वाइंडिंग के भी, क्योंकि पीछे से आपका एक तरीके से पावर फ्लो हो रहा है ना, समझ गए। तो ये भी लोड होगा, वो भी वाइंडिंग लोड होगा, ठीक है। और कुछ समय के बाद अगर आपने ज़्यादा देर तक चला दिया इस लोड को, ट्रांसफार्मर को कोई इशू नहीं है, जितना आप पावर यहाँ पे डिमांड कीजिएगा उतना आपको देगा वो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर का जो वायर है ना, ये वायर उस करंट को झेल नहीं पाएगा और आपका ये इंसुलेशन पंचर हो जाएगा, ये पूरा जल जाएगा। तो पावर रेटिंग का क्या मतलब है भाई, कि अगर आपने एक्स्ट्रा लोड डाल दिया, जितना इसका रेटेड है उससे ज़्यादा अगर आपने डाल दिया तो करंट बढ़ेगा या फिर कहिए वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक। लेकिन हमारे घर में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है तो हम लोग करंट को वेरिएबल मान के चलते हैं, क्योंकि लोड डिसाइड करता है कि कितना करंट खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये लोड डिसाइड करेगा, अपने हिसाब से लोड डिसाइड करेगा कि यहाँ से करंट कितना। तो इस केस में क्योंकि आपने पावर रेटिंग ज़्यादा कर दिया तो ऑटोमेटिक करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ेगा तो ये वाइंडिंग हीट हो जाएगा, हीट होने के कारण ये जल जाएगा, यानी बर्न आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यही सेम चीज आपके डायोड के लिए भी होता है। डायोड में क्या है भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑलरेडी इसका ऑपरेशन करके मैंने आपको बता दिया इससे पहले वाले लेक्चर में, पूरा का पूरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। डायोड क्या है बताइए। डायोड कुछ नहीं, आपका एक सिलिकॉन है। मतलब सिलिकॉन क्या है, आप कह सकते हैं एक मटेरियल है, एक मेटल है, ठीक है। मेटल भी नहीं कह सकते, मेटल और इंसुलेटर भी मतलब बस समझिए एक सॉलिड चीज़ है जिसके अंदर एटम है, ठीक है। उसके अंदर आपने पेंटावलेंट ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी एक तरीके डाल रखा, लेकिन आप बेसिक चीज़ को पकड़े ना, वो है क्या एक्चुअली, ये एटम से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप पोटेंशियल अप्लाई कीजिएगा बाहर से, तो जो अंदर का इलेक्ट्रॉन होता है वो जिगजैग मोशन में, यानी पहले वही है ना, पूरा बताना पड़ता भाई, ठीक है। पहले अगर मतलब रैंडमली इधर भाग रहा था कोई इलेक्ट्रॉन, या फिर इधर, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई इधर ऐसे भाग रहा था वायर में, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा तो जो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता था वो अब क्या होगा, रेंगते हुए इधर की तरफ आएगा, क्योंकि आपने इस साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है और उधर आपने नेगेटिव किया हुआ, ठीक है। तो मान लेते कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था वायर के अंदर, तो ये ऐसे न जाके ऐसे रेंगते हुए आएगा, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यानी और रेंगते हुए आएगा, साथ ही साथ क्या है, वो कोलाइड करते हुए आता है भाई, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से एटम से टकराते हुए आता है, तो टकराएगा तो सीधी सी बात है हीट पैदा होगा, है ना। और उसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जैसे अगर आप क्लैपिंग कीजिएगा बहुत लंबे समय तक तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में भी, मतलब उस कंडक्टर के अंदर में या फिर कहिए इस क्रिस्टल के अंदर में, जिसे हम लोग पीएन जंक्शन बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, कंडक्शन जब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब कॉलिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हीटिंग पैदा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हीटिंग पैदा हो तो सीधी सी बात है, और हीटिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा आप करंट खींचेंगे, यानी जितना ज़्यादा आप करंट इसके अंदर से फ्लो करवाएंगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं एक स्पेशल, मतलब कंडक्टर के हिसाब से समझिए ना भाई, ठीक है। कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है एक्चुअली, ओके। तो अब इसका क्या है, एक क्षमता है, ठीक है, यानी इसका एक पावर रेटिंग होगा। पावर इक्वल टू इसके लिए भी VI होगा। तो सीधी सी बात है, वोल्टेज तो आपने क्या कर रखा है, यहाँ से
वोल्टेज को आप क्या कर देंगे, एक तरीके से घटाएंगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं टैपिंग लगा हुआ है। ओके, टैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इतना, यानी इतने ही दूर में ड्रॉप होने के बाद पूरा पूरा इधर चला जाएगा। क्लियर हो गया। ओके, यानी यहाँ से आप वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, राइट। वोल्टेज को घटाइएगा बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपने देखा ऑलरेडी वैक्यूम ट्यूब के बारे में बताया मैंने, पीएन जंक्शन के बारे में बताया कि वोल्टेज अगर आप बढ़ाइएगा जैसे 0.7 से आप बढ़ाते चले जाइएगा तो करंट भी आपका बढ़ते चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज़्यादा फ्लो होगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से वोल्टेज बढ़ाते चले जाइएगा। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते चले जाइएगा तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है भाई, ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ऑटोमेटिक इसके अंदर आग लग जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। यानी पावर रेटिंग का जो हद है, यानी जो एक लिमिट है, उससे ज़्यादा पावर रेटिंग से फ्लो होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली जल जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ ना, इस रेजिस्टेंस का क्या काम होता है समझिए, प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। आप एक डायोड खरीद के लाइए, 2 रुपये 1 रुपये मिल जाएगा, कुछ इस तरीके काला रंग का होता है डायोड। ठीक है, ओके, और इसको जब ऑपरेशन करके देखिए तो इसके अंदर क्या दिखेगा आपको, इधर आपका पी टाइप, इधर आपका एन टाइप, इसके अंदर डिप्लेशन लेयर, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। क्लियर हुआ। इसको हम लोग पी से, इसको हम लोग एन से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये जो डायोड है, इस डायोड को अगर आपने डायरेक्ट किसी भी बैटरी से जोड़ दिया ना, मान लेते हैं आपके पास पेंसिल वाला बैटरी, ठीक है, उस बैटरी से, और इसके ऊपर सिंबल दिया हुआ रहता है भाई, ठीक है, कौन सा पी है कौन सा है ना, समझिए, इधर मान लेते हैं पी टाइप है, इधर मान लेते हैं एन टाइप है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये डायोड में आग लग जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, एक होता है रिवर्स रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कुछ नहीं भाई, ये जो आपका डिप्लेशन लेयर बना हुआ है ना, इसे डिप्लेशन लेयर के कारण क्या हो रहा है, आपका जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ये यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है, नहीं इसके अंदर कोई भी फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, नहीं, जब आप किसी भी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ेंगे तो वहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर, इसको कैंसल आउट करने के लिए जो पोटेंशियल देना पड़ेगा, डिप्लेशन लेयर को खत्म करने के लिए कितना दे रहे हैं, मान लेते हैं 0.7 दे रहे हैं सिलिकॉन का एक तरीके से। ओके, तो ये जो वोल्टेज है ना, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे अप्लाई किया 0.8 वोल्ट, तो 0.8 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट करने के लिए। क्लियर हुआ। पहले इधर बन रहा था, अब ये आपने जो अप्लाई किया इसके चलते इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। यानी इस डिप्लेशन लेयर को खत्म करने के लिए 0.7 वोल्ट क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। ओके, तो अगर 0.7 वोल्ट इस डिप्लेशन रीजन को खत्म करने के लिए कंज्यूम हो गया, तो सीधी सी बात है, अगर आपने आगे में कोई लोड लगा रखा है भाई, यहाँ पे मान लेते एक बल्ब लगा रखा है, तो इस बल्ब के पास कितना वोल्टेज बचेगा, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। देख रहे हैं, इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं, ये मेरा P था, N था, यानी ये मेरा एक पीएन जंक्शन था, आगे मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा था, ये मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया। ठीक है, P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से। आप देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो आपने अप्लाई किया 0.8 वोल्ट, इसमें से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको खत्म करने के लिए मेरे यहाँ पे क्या हो गया, 0.7 वोल्ट कंज्यूम हो चुका है। तो बचेगा कितना इस बल्ब के पास, मात्र 0.1 वोल्ट। क्लियर हुआ। यानी हम लोग को पता है सीरीज सर्किट का नियम, कि सीरीज सर्किट में या फिर कहिए रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, वोल्टेज को खाता है। समझ गए, वोल्टेज कंज्यूम करता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। मान लेते हैं मेरे पास R1 है, ये R2 है, यहाँ पे मान लेते हैं मेरा V वोल्ट है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, V वोल्ट मान लेते हैं 10 वोल्ट मैंने अप्लाई किया, तो ये कुछ खाएगा वोल्टेज। समझ रहे बात को, यानी जो टोटल वोल्टेज था 10 वोल्ट, ये दोनों यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। ये कुछ वोल्टेज मान लेते हैं 8 वोल्ट खा गया, ये मान लेते हैं फिर रिमेनिंग 2 वोल्ट खा जाएगा। क्लियर हुआ। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है पीएन जंक्शन में, कि इस पीएन जंक्शन के अंदर 0.7 वोल्ट का क्या हो रहा है, एक तरीके से ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ड्रॉप कहने का मतलब क्या, ये 0.7 वोल्ट खा जा रहा है। क्यों खा रहा है, तो हम लोग को पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, उसको कैंसल आउट करने में मेरा ये पूरा पूरा वोल्टेज खत्म हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हमेशा कम होगा, क्योंकि इस डिप्लेशन रीजन को खत्म करने के लिए मात्र 0.7 वोल्ट देना पड़ रहा है हम लोग को।
भाई इस सीरीज सर्किट में देखिए, यहाँ पे मैंने 8 वोल्ट लिखा है, यहाँ पे 2 वोल्ट लिखा है, तो कहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है? वोल्टेज इक्वल टू हम लोग को पता है, V इक्वल टू पता है I इंटू आर। तो सीरीज सर्किट में हर जगह करंट सेम होगा, I होगा, यानी R1 के पास भी I फ्लो होगा, R2 के पास भी I फ्लो होगा। सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग करंट से नहीं पता कर पाएंगे कि इसके पास ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा कि इसके पास ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब बचा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ R, यानी जिसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा आप कहेंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? वोल्टेज कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर ये 8 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है तो R1 मेरा हमेशा बड़ा होगा R2 के मुकाबले। ठीक है, तभी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा था, R1 ज़्यादा था, इसलिए इसने वोल्टेज को ज़्यादा कंज्यूम किया और R2 मेरा छोटा था। क्लियर हो गया? यानी जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा सीरीज सर्किट में, वो उतना ही ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो अब देख रहे हैं कि इस पीएन जंक्शन के अंदर मात्र 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर में जो रेजिस्टेंस होगा, ऐसा रेजिस्टेंस तो होता नहीं है, उसको हम लोग डिप्लेशन लेयर बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसके अंदर अगर मात्र 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर में रेजिस्टेंस काफी कम है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, 0 से लेकर के 2 ओम 3 ओम इसी के बीच में लाई करता है। ठीक है, और वही अगर आप इस पीएन जंक्शन को यानी सीधे सीधे डायोड बोल सकते हैं, इस पीएन जंक्शन को अगर आप रिवर्स बाइस कर दें तो रिवर्स बाइस में क्या होगा भाई? इसको नेगेटिव बना लेते हैं, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। हम लोग को पता था डिप्लेशन लेयर बढ़ जाता है, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर हुआ? और इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए आपको बाहर से बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, यानी सीधी सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो उसको कैंसिल आउट करके ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर का एक तरीके से दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं रिवर्स रेजिस्टेंस। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा भाई, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी हम लोग आगे में बात करेंगे। ओके, लेकिन इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा। लीकेज करंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है, पी यानी इसमें होल्स होंगे, लेकिन इसमें माइनॉरिटी कैरियर भी होंगे। ठीक है, तो पी के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर दिखाऊँ, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर हुआ? और एन के अंदर क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर पर फोकस करना है, इसके अंदर होल होगा। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स है पी में और एन में, इसके लिए इनके लिए जो कनेक्शन होगा ये एक फॉरवर्ड बाइस की तरह होगा। समझ गए? यानी माइनॉरिटी कैरियर के लिए ये जो कनेक्शन होगा, मेजॉरिटी के लिए रिवर्स बाइस है, लेकिन माइनॉरिटी के लिए क्या है? ये फॉरवर्ड बाइस है, यानी ये माइनॉरिटी कैरियर फ्लो कर जाएगा इजीली। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था एवलांच ब्रेकडाउन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लगा है तो ये हमेशा इधर तरफ आने की कोशिश करेगा, तो इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। और जब ये एटम से टकराएगा, अंदर में बहुत सारे एटम्स हैं, तो उनके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है, बाहर निकाल देता है। उसके चलते आपका उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, तो बगल वाले को हिट करेगा, यानी चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसका मतलब करंट का वैल्यू बढ़ गया, करंट का वैल्यू बढ़ गया इसका मतलब क्या? इसके अंदर ऑटोमेटिक आग लग जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो अभी एडवांस बताते जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डायोड को भाई हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी जो आपका पीएन जंक्शन है इसको हम लोग हमेशा या फिर कहिए ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे डीसी नहीं देते हैं, यहाँ पे हम लोग एसी देते हैं। समझ में आया? क्योंकि पीएन जंक्शन यानी डायोड कहाँ पे यूज़ होता है बताइए? रेक्टिफिकेशन के लिए। और रेक्टिफिकेशन में जैसे यहाँ पे एक सर्किट बना देता हूँ, ठीक है, मतलब ये वर्बली समझिए ना भाई, ये सब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी में। ठीक है, यानी इनपुट क्या दे रहे हैं भाई? रेक्टिफायर में इनपुट क्या दे रहे हैं? एसी दे रहे हैं, राइट? इसमें आप एसी दे रहे हैं। क्लियर हुआ? तो हाफ पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा? ये फॉरवर्ड बाइस इजीली कंडक्ट कर जाएगा, लो रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में लो रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको देखने के लिए डायरेक्ट टर्न ऑन हो जाएगा, और आउटपुट में ये आपका दे देगा इस तरीके से हाफ पॉजिटिव को निकाल करके।
लेकिन ये जो रिवर्स है ना, इसको ध्यान से समझिए। इस रिवर्स का क्या होगा, कुछ नेगेटिव मैक्सिमम होगा। मान लेते हैं 12 वोल्ट इसका नेगेटिव मैक्सिमम है, पॉजिटिव भी आपका 12 वोल्ट मैक्सिमम होगा। क्लियर हुआ? तो जब ये नेगेटिव वोल्टेज इस पर अप्लाई कीजिएगा इस पीएन जंक्शन के ऊपर या फिर डायोड के ऊपर, तो ये यहाँ पे देखा जाता है भाई कि ये जो वोल्टेज है -12 वोल्ट, ये इसके रिवर्स बाइस में एवलांच ब्रेकडाउन वाला वोल्टेज कभी भी रीच नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एवलांच ब्रेकडाउन जो है आपका 11 वोल्ट पे ही रीच हो जा रहा है, यानी आपने इस पीएन जंक्शन पे अगर 11 वोल्ट दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी गेन करके बगल में जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं उनको भी एक तरीके से बाहर निकाल दे रहा है कोवलेंट बैंड से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जा रहा है, चेन रिएक्शन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को निकाल रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। ठीक है, तो ऑटोमेटिक करंट का वैल्यू बढ़ गया। करंट का वैल्यू बढ़ गया तो सीधी सी बात है इसके अंदर इतना ज़्यादा हीट पैदा हो जाएगा कि ये डायोड बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही देखते हैं कि जब रिवर्स साइकिल यानी नेगेटिव साइकिल जब हमारे इस डायोड के ऊपर पड़े, जब डायोड के ऊपर अप्लाई किया जाए, तो इसमें कभी भी वो वोल्टेज रिच नहीं होना चाहिए, वो वोल्टेज नहीं आना चाहिए जिस पे यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाए, एवलांच ब्रेकडाउन हो जाए। यानी हम लोग हमेशा इसके अंदर वही वाला एसी सिग्नल इनपुट देंगे जिसके अंदर क्या हो, इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन है उससे कम वाला वोल्टेज हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये +10 वोल्ट है और ये आपका -10 वोल्ट है, तो सीधी सी बात है एवलांच ब्रेकडाउन आपका -11 वोल्ट पे हो रहा है, और अभी आपका ये नेगेटिव साइकिल में मैक्सिमम कितना है, -10 वोल्ट है। यानी इस सिग्नल के लिए ये डायोड कभी भी आपका खराब नहीं होगा, बर्नआउट नहीं होगा, यानी ये बेटर तरीके से वर्क करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं PIV। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक का मतलब मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग डायोड को हमेशा एसी साइकिल पे काम करवाते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहे हैं भाई। तो अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे ये रेजिस्टेंस का क्या काम है। अभी समझाया मैंने आपको कि कोई भी अगर आपके पास पीएन जंक्शन है तो हम लोग डायरेक्ट बैटरी से नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बैटरी से जोड़िएगा और फॉरवर्ड बाइस जोड़ दिएगा तो मैंने आपको समझा दिया भाई कि फॉरवर्ड बाइस के मतलब क्या है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है काफ़ी लो होता है, राइट। तो अभी जैसे ये पीएन जंक्शन था, P था, N था, ठीक है, इसको आपने डायरेक्ट बैटरी से जोड़ दिया इस तरीके से, P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से। मान लेते हैं जो रेजिस्टेंस था भाई ये मान लेते हैं आपका मात्र 0.01 ओम, इतना छोटा सा रेजिस्टेंस था, या फिर मैंने आपको बताया 1 ओम के बीच से 1 से 5 ओम के बीच में लाई करता है, ऐसे 0 से 20 के बीच में लाई करता है, लेकिन मान लेते हैं 2 ओम का शो कर रहा है। ठीक है, बैटरी मान लेते हैं आपका ये भी मान लेते हैं 2 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, तो बताइए तो इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और 1 एम्पियर समझते हैं कितना होता है, 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट, तब जाके आपको 1 एम्पियर का करंट मिलेगा। यानी 1 कूलम चार्ज जब फ्लो होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, तब जाके हम लोग को 1 एम्पियर का, यानी ये सफिशिएंट है, इतना करंट सफिशिएंट है इसको बर्न आउट करने के लिए। क्लियर हुआ? क्योंकि भाई 0.5 वोल्ट पे आपने देखा था 100 वॉट का एक तरीके से इनकैंडेसेंट लैंप काम कर रहा था, यहाँ पे डबल है एक तरीके से, समझ गए, यानी इसको तुरंत जला देगा। तो इसको बचाए रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा इस डायोड को लोड के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस डायोड को हम लोग हमेशा एक लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, और लोड कहने का मतलब यहाँ पे AC या फिर DC कुछ भी दिया, अभी वो समझिए, अब ये समझिए, यहाँ पे हम लोग हमेशा एक लोड लगाएंगे। मान लेते हैं मैंने बल्ब लगाया या फिर कुछ भी लगा दिया, तो इसके चलते एक रेजिस्टेंस आएगा। ओके, बल्ब जैसे हमारा 100 वाट का बल्ब लगा दिया, यानी कितना है, 400 ओम आ गया। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना भाई, अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे करंट लिमिटिंग का काम करेगा। जैसे इस सर्किट के अंदर फर्स्ट वाले केस में आपने देखा था, जब हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी बल्ब नहीं लगाया तो करंट कितना था, वोल्टेज यानी 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 ओम, यानी ये 1 एम्पियर के बराबर आ रहा था फर्स्ट वाले केस में, राइट। लेकिन अभी क्या होगा बताइए, अब हम लोग यहाँ पे देखें करंट इक्वल टू, यहाँ का तो 2 ओम माना मैंने, यहाँ पे 2 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, वोल्टेज मेरा 2 वोल्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 400 प्लस ये 2, यानी 402 ओम। यानी अब यहाँ पे करंट आपका बहुत कम आएगा, और ये कम करंट क्या करेगा, कभी भी इस पीएन जंक्शन को बर्न आउट नहीं करने देगा। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं करंट को यहाँ पे लिमिट करने के लिए। लेकिन अभी आप बच्चे की तरफ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लोड ना बोल के इसने बोल दिया कि हम लोगों ने एक करंट लिमिटिंग डिवाइस लगा रखा है, यानी एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा रखा है। ठीक है, सीरीज में।
तो इस R का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, सर्किट समझा दिया मैंने आपको। सबसे पहले फॉरवर्ड बाइस, दो ही कनेक्शन अप्लाई होता है, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस। दोनों का आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैंने आपको समझा रखा भाई, एकदम खोल करके के अंदर में कैसा क्या होता है सिस्टम। सबसे पहले अब जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसके एक्सिस को देखिए। एक्स एक्सिस पे आपके वोल्टेज को दिखाया गया, फॉरवर्ड वोल्टेज आपका, ठीक है, VF मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज। क्लियर हो गया। और वही अगर आप वाई एक्सिस पे देखेंगे तो आपका फॉरवर्ड करंट दिखाया गया है मिली एम्पियर में, क्योंकि इसके साथ हम लोग हमेशा लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, लोड को कनेक्ट करके रखते हैं, वो आपके करंट को लिमिट करता है, ठीक है। और वैसे भी समझ सकते हैं डायोड बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो कभी भी इसका जो पावर रेटिंग होगा मैक्सिमम नहीं होगा भाई, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मिली एम्पियर लिखा हुआ है। सीधी सी बात है भाई, करंट आपका 10 का पावर -3 में यानी मिली एम्पियर, इतना छोटा छोटा करंट बह रहा है। वोल्टेज आप दे रहे हैं इसमें मान लेते हैं 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, तो उसका प्रोडक्ट कितना होगा, यानी इनका पावर रेटिंग बहुत छोटा होता है, ठीक है, समझ गया। पावर रेटिंग छोटा है इसलिए हम लोग एक अलग से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, हैवी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं, HVDC, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन, तो उसमें आपका वोल्टेज बहुत हाई है, ठीक है। अब उतने हैवी वोल्टेज पे जो भी करंट आए, सीधी सी बात है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो जो पावर मिलेगा काफ़ी हैवी मिलेगा, राइट। अब बताइए उतना हैवी पावर के लिए आप सोचिएगा कि मैं डायोड लगा के रेक्टिफिकेशन कर लूँ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक अलग ब्रांच पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसको बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और उनमें क्या होता है, उनमें हम लोग का जो पावर रेटिंग होता है जिससे हम लोग बना रहे हैं रेक्टिफायर, इन्वर्टर, सब उसका मतलब भाई सीधी सी बात है, पावर झेलने का कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये मत क्वेश्चन पूछे मिली एम्पियर क्यों लिखा हुआ, क्योंकि भाई इसका रेटिंग ही कम है, पावर ज़्यादा नहीं झेल सकता ये, तो करंट भी छोटा बह रहा है इसके अंदर, ठीक है। और वोल्टेज देख रहे हैं आपका वोल्टेज में दिया हुआ है, ओके। सीधी सी बात है, करंट बहुत छोटा है, मिली में है, वोल्टेज भले ही बड़ा ही क्यों ना हो, दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा मिली में और ये वोल्ट में, तो इसका जो पावर रेटिंग मिलेगा काफ़ी छोटा मिलेगा भाई, ओके। तो देखिए फॉरवर्ड वाइज में क्या बोला, जैसे जर्मेनियम यूज़ करेंगे, सिलिकॉन यूज़ करेंगे, तो क्या होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट जब तक आप दीजिएगा नहीं तब तक ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि 0.3 वोल्ट क्या कर रहा है, आपका जो डिप्लेशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको कैंसिल आउट करने में खत्म हो जा रहा है, ठीक है। यानी 0.3 वोल्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। यानी उस पर वो क्या हो रहा है, एक तरीके से टर्न ऑन हो रहा है, ओके। उसी को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, यानी मिनिमम पोटेंशियल या फिर कहीं मिनिमम वोल्टेज जिस पे आपका कोई भी, फिर चाहे जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन हो, वो टर्न ऑन हो जाए, ठीक है, उसके अंदर का डिप्लेशन लेयर एक तरीके से वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाए, उसको बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने 0 वोल्ट दिया तो सीधी सी बात है 0 वोल्ट पे करंट 0, देख रहे हैं करंट क्या यहाँ पे यहीं पे लेकर आ जा रहा है आपको। आपने 0.1 वोल्ट दिया, एकदम छोटा सा करंट बहा, देख रहे हैं 0 मतलब करंट है ही नहीं, थोड़ा सा और दिया 0.2 पे भी देख रहे हैं बहुत छोटा छोटा बह रहा है, ठीक है। अब जैसे इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना भाई 0.3 फिर 0.7, तो ग्राफ ये फालतू बना गलत दिया हुआ, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए बता दिया यहाँ पे, ठीक ना भाई, ओके। कि जैसे ही आप नी वोल्टेज, जैसे ए पॉइंट दिया हुआ ना, नी वोल्टेज पे आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, नी वोल्टेज जैसे मान लो 0.8 दे दिया तो 0.7 तो आपका चला गया ब्रेकडाउन में सिलिकॉन के लिए, बाकी जो 0.1 है वो क्या होगा, उसके चलते एक शार्पली करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी वो वोल्टेज क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए। देख रहे हैं ये आपका नी वोल्टेज यहाँ पे इस तरीके से, तो आपका ये बढ़ता है जैसे वोल्टेज, ये यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है, इतने वोल्टेज पे इतना करंट मिला, और वोल्टेज बढ़ाया आपने तो इतना करंट मिला, और वोल्टेज बढ़ाते चले गए तो इतना मिला, और वोल्टेज बढ़ाते गए तो इतना मिलते चला गया। क्लियर हो गया फॉरवर्ड। और क्योंकि फॉरवर्ड में आपका रेजिस्टेंस कम होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, तो ये सब आपको दिमाग में रखना है। आते हैं रिवर्स बाइस में, तो सीधी सी बात है, रिवर्स बाइस में मैंने आपको बताया भाई कि अंदर का जो डिप्लेशन लेयर होता है फैल जाता है, विड्थ हो जाता है, ठीक है, समझाया था मैंने आपको, बहुत ही अच्छे से समझाया था, दिमाग में होना चाहिए, नहीं याद है या फिर लेक्चर स्किप किया तो पीछे जाके देखिए। तो आपका विड्थ बढ़ चुका है तो सीधी सी बात है उसको कैंसिल आउट करने के लिए आपको ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सीधे 15 वोल्ट, हाँ 15 वोल्ट, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, तो 15 वोल्ट इसका क्या है, एक तरीके से नी वोल्टेज है, समझ गए। अब 15 वोल्ट जब देंगे तब जाके इसका डिप्लेशन लेयर ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कह सकते हैं
ये पूरा पूरा एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस वोल्टेज पे देख रहे हैं 15 वोल्ट पे, यानी जब आपने 5 वोल्ट दिया तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण धीरे धीरे छोटा छोटा 1-2 इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। देख रहे हैं करंट एकदम मिनिमम, एकदम जीरो में, जीरो से भी कम है एक तरीके से। 10 वोल्ट दिया तब भी आपका करंट देख रहे हैं जीरो के ही आसपास है। जैसे ही आपने 15 वोल्ट दिया, यानी रिवर्स बाइस में आपका डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है। जैसे ही आपने 15 वोल्ट दिया तो 15 वोल्ट पे क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गया कि सबको हिट करके दूसरों को भी क्या कर दे रहा है, एक्साइट कर दे रहा है, नॉकआउट कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जनसंख्या बढ़ गया, यानी करंट बढ़ गया। करंट बढ़ गया तो सीधी सी बात है जो अंदर का जो डिप्लेशन रीजन था वो खत्म हो जाएगा, यानी करंट अचानक से राइज करेगा। देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन या फिर कहिए एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। खत्म हो गया ये पेज, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सोचिए एक पेज समझाने के लिए कितना कुछ हम लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। फॉरवर्ड बाइस में देखिएगा तो फॉरवर्ड बाइस में बोल दिया है, ये सब लिखा हुआ है। सिलिकॉन के लिए आपको देना पड़ेगा 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए कम से कम देना पड़ेगा आपको 0.3 वोल्ट। ठीक है, जैसे ये देंगे तो पोटेंशियल बैरियर जो अंदर में बना हुआ एलिमिनेट हो जाएगा और करंट जो होगा वो आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो कर्व दिखाया था वो भी अब ऑलरेडी कर्व आपको समझा दिया मैंने, तो कोई मतलब नहीं बनता है। कर्व पहले बना लीजिए बुक में, उसके बाद देखिए पोटेंशियल बैरियर जब आपका ख़त्म हो गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ बी क्या है, कर्व से समझाता हूँ मैं। देखिए ओ बी क्या है, ये है आपका ओ बी। देखिए देख रहे हैं, ये आपका ओ, यहाँ पे ओ था, ये ओ से गया बी तक। ठीक है, जैसे आपने बैरियर दिया तो ओ से कनेक्ट करना स्टार्ट करे बी तक जाएगा ये। तो फालतू है भाई, टाइम वेस्ट हो जाएगा, पढ़ लेता हूँ बस फालतू एक बार। ठीक है, अब बोलता है फ्रॉम द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, आगे बोलता है इट इज सीन दैट एट फर्स्ट रीजन ओ ए क्या था आपका, ओ ए ये वाला था, यहाँ पे देखे थे ए पॉइंट लिखा हुआ था, ये था आपका ओ। ठीक है, तो ओ ए द करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली, यानी ये जो रीजन है भाई इतने दूरी में, ये सब वाला जो रीजन, करंट बहुत धीमा धीमा बढ़ रहा है। देख रहे हैं क्यों बढ़ रहा है, वेरी स्लोली, एंड द कर्व इज नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लीनियर, ये आपका नॉन लीनियर। देख रहे हैं ऐसे बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं अभी तक। ठीक है, हल्का हल्का वोल्टेज दे रहे हैं 0.1 0.2 इस तरीके से, तो 1-2 इलेक्ट्रॉन जो है आपका फ्लो हो रहा है उसके अंदर, इसके चलते करंट आपका काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, द कर्व इज नॉन लीनियर, इट इज बिकॉज द एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द पोटेंशियल बैरियर। अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, यानी जो भी आप वोल्टेज दे रहे हैं भाई 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट, ओके, वो कहाँ चला जा रहा है, कहाँ पे खत्म हो जा रहा है, पोटेंशियल बैरियर में ही एक तरीके से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट करने में ही खत्म हो जा रहा है। हाउएवर वंस द एक्सटर्नल वोल्टेज एक्सीड द पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज द पीएन जंक्शन बिहेव लाइक एन ऑर्डिनरी कंडक्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो कंडक्शन रीजन हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा, यानी यहाँ तक इतना दूरी तक क्या है, एक तरीके से नॉन लीनियर है, यानी आपका पूरा पूरा वोल्टेज कहाँ यूज़ हो रहा है, पोटेंशियल बैरियर को कैंसिल आउट करने के लिए, और उसके बाद डायरेक्ट आपका लीनियरली राइज कर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रिवर्स बाइस पे। तो रिवर्स बाइस में आपका यही दिखाया है। रिवर्स बाइस में किसके कारण होता है कंडक्शन, बताइए, माइनॉरिटी कैरियर के कारण। देख रहे हैं यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर बस फोकस किया है, पी टाइप में होल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन जो होता है आपका माइनॉरिटी कैरियर कारण होता है, इसलिए यहाँ पे पी टाइप में होल ना दिखा करके इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया। पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन्स है आपका। ठीक है, क्लियर हुआ। और ये है आपका होल्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है मेजॉरिटी, लेकिन माइनॉरिटी को यहाँ पे दिखाया गया, फोकस किया गया। तो सीधी सी बात है, ये पी टाइप अब कुछ नहीं एन टाइप की तरह बिहेव कर रहा है, और ये एन टाइप कुछ नहीं पी टाइप की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने माइनॉरिटी कैरियर पर फोकस कर दिया ना भाई। अब देखिए P को मैंने पॉजिटिव से जोड़ रखा है, N को मैंने नेगेटिव से जोड़ रखा है, तो ये माइनॉरिटी कैरियर के लिए क्या हो जाएगा, ये कनेक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और ये एक तरीके से कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन 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 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भाई, हम लोग को पता है ये माइनॉरिटी कैरियर के लिए ये N प्लेट की तरह काम कर रहा है, N टाइप, और ये P टाइप की तरह काम कर रहा है, राइट। लेकिन रियलिटी में ये अभी भी क्या है, पी टाइप है, और ये अभी भी क्या है, एन टाइप है। समझ गए। यानी मैंने आपको बताया था भाई, फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं मैं, उसको ध्यान से समझिएगा।
ये नहीं समझ में आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को रिवर्स बाइस में क्या होता है समझ में ही नहीं आता। देखिए ये मेरा था पी टाइप, ये था मेरा एन टाइप, ठीक है। इसका मैंने जोड़ दिया नेगेटिव से, इसको मैंने जोड़ दिया पॉजिटिव से। माइनॉरिटी कैरियर पे अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसके अंदर था ढेर सारा होल्स, क्लियर। और या फिर अभी कनेक्शन नहीं करते हैं, बस समझिए पी टाइप है एन टाइप है, ओके। अभी समझिए एक चीज़, इधर होगा मेरा ढेर सारा इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो हम लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने इसको बनाया होगा, पी एन जंक्शन जब बनाया होगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ पहुंच गए होंगे, यानी इधर एक प्लस 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 प्लस, इधर आपका इस तरीके से डिप्लेशन लेयर बना होगा पतला सा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे बैटरी जोड़ेंगे, इसको नेगेटिव से इसको हम लोग पॉजिटिव से, तो मेजॉरिटी कैरियर पे क्या होगा, ये जो होल्स है पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पूरा सरक जाएगा इधर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था यहाँ से उठ रहा है, तो सीधी सी बात है, मतलब इसके अंदर समझिए ना भाई, पी टाइप के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल होता है अपने आप में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर ये न्यूट्रल है तो बताइए इसके अंदर क्या होगा, ये पॉजिटिव है, होल्स जो है पॉजिटिव में दिखा रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो अगर मान लेते हैं पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो इस साइड में क्या बचेगा फिर, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसको धकेलेगा ना, रिपेल करेगा, यानी पूरा पूरा इधर आ जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव इधर, मतलब पूरा एकदम, मतलब ये हो गया दूध एक तरफ पानी एक तरफ, ऐसे समझिए, ठीक है। पूरा का पूरा पॉजिटिव इधर आ जाएगा, खींच लेगा इसको नेगेटिव प्लेट, और पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। दूसरे में मैं समझाया था मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में, पीछे वाले लेक्चर में, उसको देखिए आप, ठीक है। ये बस अभी रफ समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इधर माइनस 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 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है, डिप्लेशन लेयर बढ़ गया। डिप्लेशन लेयर बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इधर भी आपका प्लस प्लस बढ़ जाएगा, क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। किसके लिए, किसके चलते बढ़ा, मेजॉरिटी कैरियर कारण बढ़ा। अब यहीं पे माइनॉरिटी कैरियर को देख लीजिए, इसी में माइनॉरिटी कैरियर को दिखाता हूँ सेकंड केस में। यहाँ पे सेम चीज़ मैं रख रहा हूँ भाई, मेरा ये पी टाइप था, ये एन टाइप था। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी में होल्स थे, लेकिन मैं माइनॉरिटी को दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूँ, 4-5 इलेक्ट्रॉन। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं होल्स दिखा दे रहा हूँ, ओके। अब देखिए इनके बीच में बहुत चौड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा डिप्लेशन लेयर बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत मोटा डिप्लेशन लेयर बना हुआ है, ठीक ना भाई। उसका डायरेक्शन इधर दिखा दे रहा हूँ मैं, पूरा इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर पूरा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो और माइनॉरिटी कैरियर के लिए इधर हम लोगों ने नेगेटिव को जोड़ रखा है, इधर हम लोगों ने पॉजिटिव को जोड़ रखा है, तो सीधी सी बात है जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन उधर जाना चाहता होगा, क्लियर हो रहा है। तो मेरे को बताइए ये नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, सही बात है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, यानी ये जो बाउंड्री बना हुआ है इसको जाने नहीं देगा उस पार, समझ रहे बात को क्या बोल रहा हूँ। सो ये डिप्लेशन लेयर इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा उधर, क्योंकि ये रिपेल करेगा पूरा पूरा नेगेटिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लेते हैं मैंने बाहर में, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, बाहर में अभी मात्र मान लिया 0.7 वोल्ट दिया भाई, ठीक है, जो फॉरवर्ड में कंडक्ट करने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन रिवर्स में जब 0.7 देंगे, बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है इस डायरेक्शन में, और इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पे भाई, ठीक है, मतलब समझिए ना, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो काफ़ी छोटा बनेगा, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंट नहीं होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करने के लिए, सही बात है। और अगर ये कैंसिल नहीं होगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जा नहीं पाएगा। यानी आपको यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते जाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए और कैंसिल कर सकें, ठीक है। जिस वोल्टेज पे ये कैंसिल हो गया, और इतना तो आपको समझ में आ गया ना भाई कि वोल्टेज मेरे को यहाँ पे ज़्यादा क्यों देना पड़ रहा है, फॉरवर्ड बाइस के मुकाबले रिवर्स बाइस में वोल्टेज मेरे को ज़्यादा क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। उसको ख़त्म करने के लिए मेरे को एक्सटर्नल वोल्टेज भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है।
तो जैसे ही ये वैनिश होगा तब जाके इलेक्ट्रॉन एक तरीके से कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर के लिए, ये माइनॉरिटी कैरियर के लिए भाई ये कनेक्शन जो है एक तरीके से क्या है, फॉरवर्ड बाइस की तरह काम कर रहा है। या फिर कहिए माइनॉरिटी कैरियर के लिए ये प्लेट पी टाइप की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये करेगा एन टाइप की तरह, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोकस कर रहे हैं ना सिर्फ और सिर्फ, और ये एन टाइप की तरह नहीं बिहेव करेगा, ये पी टाइप की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हुआ, समझ गए? इसको इस तरीके से आप दिमाग में रखिएगा। आते हैं आगे। तो ये हो गया आपका पूरा रिवर्स बाइस, यहाँ पे दिखाया गया सिर्फ और सिर्फ। इधर आपका माइनॉरिटी कैरियर, इधर आपका मतलब इधर आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर होल्स हो गया। इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके जंप करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई वैसे वैसे इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, उसका करंट बढ़ते चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, आग लग जाएगा, ठीक है। करंट बढ़ जाएगा, आग लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका पावर रेटिंग बढ़ जाएगा। एक लिमिट, मतलब इसका जो पावर रेटिंग भाई उससे ज़्यादा आपने अगर करंट फ्लो करवा दिया, और रिवर्स बाइस में क्योंकि वोल्टेज इतना ज़्यादा दिया हुआ ही रहता है हम लोगों ने कि जैसे ही ये डिप्लेशन रेट खत्म होता है ना, ऑटोमेटिक करंट एकदम शार्पली इंक्रीज करता है। अब है कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, इसी को हम लोग नी वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए दो वोल्टेज होता है, एक है नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज, सबसे पहले ब्रेकडाउन वोल्टेज समझिए। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या लिखा है, इट इज द मिनिमम रिवर्स वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज किसके लिए यूज किया गया, रिवर्स बाइसिंग के लिए। यानी रिवर्स बाइसिंग में जो भी आप वोल्टेज दे रहे हैं, तो बोलते हैं इट इज द मिनिमम रिवर्स वोल्टेज एट विच पीएन जंक्शन ब्रेक डाउन विथ सडन राइज इन रिवर्स करंट, ठीक है। यानी जिस वोल्टेज पे आपका जो स्ट्रॉन्ग विड्थ जो था इलेक्ट्रिक फील्ड का, डिप्लेशन लेयर का, वो खत्म हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ठीक ना भाई। उस वोल्टेज पे आपका अचानक से करंट शार्पली इंक्रीज करेगा, ठीक है, और रिवर्स बाइस का नीचे की तरफ बनता है ऐसे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। वही बोल रहा है, अंडर नॉर्मल रिवर्स वोल्टेज अ वेरी लिटिल रिवर्स करंट फ्लो, ठीक है। बहुत धीमा धीमा बहेगा, छोटा छोटा बहेगा, लेकिन वोल्टेज बढ़ाइए वैसे ही अचानक से, मतलब वही चीज़ है भाई। कितना मैं समझाऊँ आपको, कन्फ्यूज मत होइएगा। पीछे का लेक्चर एक बार देखिए अब जा करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। दिखाया गया भाई, देखिए इसमें, इसको अगर आप पढ़ेंगे, पीछे वाला लाइन पढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है। जो मैं बता रहा हूँ ना एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, क्वेश्चन बनेंगे एवलांच ब्रेकडाउन किस में होता है, तो हमेशा रिवर्स बाइस मानना है। देखिए लास्ट लाइन से पढ़िए, यहाँ पे बोलता है अंडर नॉर्मल रिवर्स वोल्टेज अ वेरी लिटिल रिवर्स करंट फ्लो। क्यों? क्योंकि जो आपके माइनॉरिटी कैरियर्स थे, माइनॉरिटी कैरियर्स जो होंगे भाई, वो एक तरीके से फॉरवर्ड बाइस की तरह वहां पे बिहेव कर रहा है, तो वो आपका कंडक्ट करेगा, लीक करेगा, जैसे बोलते हैं लीकेज करंट, ठीक है। हाउएवर इफ द रिवर्स वोल्टेज अटेन अ हाई वैल्यू, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, द जंक्शन में ब्रेक डाउन विद सडन राइज इन द करंट। कैसे है, देखिए क्या बोलता है। देखिए क्या बोल रहा है भाई, तो ब्राइटनेस देख लेते हैं भाई, सही है, ठीक है। नहीं क्या बोलता है, अब इस चीज को समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, इस फोटो को देखिए, ये वाला फोटो को बोल रहा है इवन एट रूम टेम्परेचर। हम लोगों ने देखा था कि रूम टेम्परेचर पे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं सिलिकॉन के, ठीक है, वो टूट जाता है, सम होल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बन जाएगा। यानी सीधी सी बात है, वैलेंस बैंड में आपका होल बनेगा तो कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया। आर प्रोड्यूस्ड इन डिप्लेशन लेयर, ठीक है। डिप्लेशन लेयर में भी आप कह सकते हैं, जैसे पी टाइप में देखिए ना, 1000 सिलिकॉन का एटम था, उसमें मान लिया आपने ट्राइवेलेंट 50 डाल दिया, तो 200 सिलिकॉन के एटम को क्या कर लेगा, अपने आप बिजी कर लेगा। लेकिन अभी भी क्या है इसके अंदर, 800 सिलिकॉन के क्या है, प्योर फॉर्म के एटम्स हैं जो आपस में बंधे होंगे। वही चीज़ इसमें भी है, 800 एन टाइप में भी। तो जब आप रूम टेम्परेचर पे इसको लाएंगे, तो ये जो प्योर सिलिकॉन है भाई, इनका बॉन्डिंग टूटेगा, एक दो बॉन्डिंग टूटेगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया तो सीधी सी बात है क्या बनेगा, होलो पेयर होलो इलेक्ट्रॉन बनेगा। और आपको पता है होल्स और इलेक्ट्रॉन अगर बन गया तो सीधी सी बात है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा समझिए, ऐसे ये फालतू का लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। बस इतना समझिए, जो डिप्लेशन लेयर है भाई, डिप्लेशन लेयर से समझिए ना, नेचुरली यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा, चौड़ा होगा, लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर है ना, माइनॉरिटी कैरियर के लिए फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं आगे। विथ रिवर्स बाइस द इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द पॉजिटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ आएंगे, वेट अ मिनट, इसमें आपका माइनॉरिटी कैरियर नहीं दिखाया इसने,
माइनॉरिटी कैरियर को देखें, इसमें होल है ना, पी को नेगेटिव से जोड़ रखा है। इसमें आप माइनॉरिटी कैरियर को दिखाइए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें होल्स होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो ये बोलता है द इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई एट लार्ज रिवर्स वोल्टेज। जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, दिस इलेक्ट्रॉन एक्वायर हाई इनफ वेलोसिटी टू डिसलॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमीकंडक्टर एटम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग बना रखा, मान लेते सिलिकॉन है, तो इसके ऊपर में भी सिलिकॉन, इधर में भी सिलिकॉन, इधर में भी सिलिकॉन, समझ रहे हैं। थोड़ा ऊपर ले लेता है, देखिए यहाँ पे भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, राइट। ये इस तरीके से बिजी है सब। अब बोला जो माइनॉरिटी कैरियर है, मान लेते से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको हिट करेगा, ठीक है। हिट करते हैं क्या होगा, इसको बाहर उखाड़ देगा, ठीक है। तो इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी था, इसने इसको हिट किया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बगल में भी तो ऐसा सिलिकॉन का एटम है, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लेते बगल वाले सिलिकॉन को हिट किया तो उसका भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, समझ रहे हैं। तो वही है कि हाई वोल्टेज पे रिवर्स वोल्टेज अगर आप बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ये बोल रहा है द न्यूली लिबरेट, मतलब जो बाहर निकला है नया इलेक्ट्रॉन हिट करने के कारण, इन टर्न फ्री, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, अदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब बगल वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देगा। इन दिस वे वी गेट एवलांच ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देयरफॉर द पीएन जंक्शन कंडक्ट अ वेरी लार्ज रिवर्स करंट, ठीक है। वंस द ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच द हाई करंट, ठीक है, हाई रिवर्स करंट में डैमेज द जंक्शन। देयरफॉर केयर शुड बी टेकन दैट रिवर्स वोल्टेज, जो मैंने आपको बताया ना, रिवर्स वोल्टेज जिसको बोल रहे हैं PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इज ऑलवेज लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, जिस वोल्टेज पे आपका ये ब्रेकडाउन हो जाता है रिवर्स बाइस, ये फिर ये एवलांच ब्रेकडाउन जिस पे होता है। अब है नी वोल्टेज, तो बोलता है ये फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक ना भाई। बोल रहा है इट इज द फॉरवर्ड वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स के लिए, नी वोल्टेज फॉरवर्ड के लिए। क्लियर हो गया। तो बोलता है इट इज अ फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द करंट थ्रू द पीएन जंक्शन स्टार्ट टू इंक्रीज रैपिडली, ठीक है। यानी 0.7 वोल्ट हो जाएगा सिलिकॉन के लिए, या फिर इसी को हम लोग टर्न ऑन वोल्टेज भी बोलते हैं भाई, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया ना, सिलिकॉन के लिए 0.7, इतने पे क्या हो रहा है, ये टर्न ऑन हो रहा है, यानी इतने दूरी तक में भी करंट कंडक्ट कर रहा था, लेकिन करंट जो है काफ़ी स्मॉल था, ये यूजलेस था हम लोग के लिए। इतने छोटे करंट पे आप कोई भी ऑपरेटर्स को, ये हम लोग के लिए काम के लायक ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ तक ये क्या है, ऑफ है, स्विच ऑफ है, ठीक है। यानी न्यू वोल्टेज के बाद ही क्या होता है, ये टर्न ऑन होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं टर्न ऑन वोल्टेज या फिर कहिए नी वोल्टेज। और जर्मेनियम के लिए आपका हो जाएगा 0.3। क्लियर हो गया। अब आते हैं भाई आगे, और ये आज हम लोग का है लास्ट, आज हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। अब कुछ और भी है, लिमिटेशन इन द ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन। लिमिटेशन मैंने आपको बताया भाई, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसमें आप लोगों ने सबसे ज़्यादा टाइम दे दिया, ये था आपका क्या, मैक्सिमम पावर रेटिंग। बताया मैंने आपको कि हर एक ऑपरेटर्स का एक पावर रेटिंग होता है, जैसे एक इंसान उसका भी एक पावर रेटिंग है भाई, ठीक है। अब जैसे मान लेते आपका पावर कैपेसिटी है 6 घंटा पढ़ने का रेगुलर, अब आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट 10 घंटा 12 घंटा, ठीक है। पूरा दिमाग आपका, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रहेगा, पूरा कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट का उसमें मिक्स होगा, उस सब्जेक्ट का इसमें मिक्स होगा, ठीक है। तो वही है, इनका पावर रेटिंग होता है। क्या बोलता है, इट इज द मैक्सिमम पावर that can be dissipated at the junction without damaging it. The power dissipated at the junction, जंक्शन पे ही क्यों बोल रहा है भाई, जंक्शन पे ही क्यों बोल रहा है बताइए, क्योंकि भाई जंक्शन पे ही हम लोग क्या देख रहे हैं, डिप्लेशन लेयर देख रहे हैं, और डिप्लेशन लेयर पे ही हम लोग बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि उस डिप्लेशन रीजन को कैंसिल करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग को क्या देना पड़ रहा है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट देना पड़ रहा है, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट देना पड़ रहा है। यानी ये 0.7 वोल्ट और ये 0.3 वोल्ट कहाँ यूटिलाइज हो जा रहा है, कहाँ पे ड्रॉप हो जा रहा है, जंक्शन पे, डिप्लेशन लेयर को खत्म करने के लिए। तो पावर कहाँ डिसिपेट होता है बताइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर कहाँ डिसिपेट होता है, 3 पैरामीटर होते हैं, आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया। एल कोई पावर खाता है नहीं, सी कोई खाता है नहीं, कहाँ पावर डिसिपेट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में। तो सीधी सी बात है, जो जंक्शन है जिसको हम लोग एक रेजिस्टेंस की तरह दिखा रहे हैं भाई, तो उसके अंदर से अगर करंट जा रहा है
तो सीधी सी बात है वहाँ पे I²R होगा, और जितने समय के लिए आप यूज़ कर रहे हैं यानी ओवरऑल क्या हो गया एक तरीके से एनर्जी, यहाँ पे कहीं I²R यानी यहाँ पे क्या हो रहा है एक तरीके से पावर डिसिपेट हो रहा है। तो ये बोलते थे पावर डिसिपेटेड एट द जंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जंक्शन करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझा दिया मैंने आपको डिटेल में, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, क्या बोलता है पीक इनवर्स वोल्टेज, ये भी बता दिया मैंने आपको, इसको भी पढ़ के बता देता हूँ। क्या बोलता है, बोलता है इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, यही वाला मैक्सिमम रिवर्स, इसमें तो फॉरवर्ड बाइस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, इसमें काम कर जाएगा आपका, लेकिन ये वाला नीचे वाला नेगेटिव वाला, ठीक है, क्या बोलता है इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, क्योंकि नेगेटिव देंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा रिवर्स बाइस हो जाएगा पीएन जंक्शन, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन विदाउट डैमेज टू द जंक्शन, यानी जिस वोल्टेज पे आपका एवलांच ब्रेकडाउन हो जाए उसके नीचे वाले वोल्टेज तक पे ही हम लोग काम करने के लिए अलाउ करते हैं एक डायोड को, जिसे हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, इफ द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन एक्सीड इट्स PIV यानी पीक इनवर्स वोल्टेज, द जंक्शन में बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव हीट, हीट क्यों होगा अभी बता दिया, रेजिस्टेंस की तरह होता है वो जंक्शन। ठीक है, द पीक इनवर्स वोल्टेज इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन रेक्टिफायर सर्विस, क्यों, क्योंकि भाई ये डायोड मैंने बताया ना, डायोड को हम लोग AC पे ही यूज़ करते हैं, DC नहीं देंगे कभी भी सप्लाई, ठीक है, तो रेक्टिफायर सर्विस में मतलब इनपुट एज हम लोग AC सिग्नल देंगे इस तरीके का, तो वही है अ PN जंक्शन दैट इज अ क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर टू चेंज द अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट, इन सच एप्लीकेशन केयर शुड बी टेकन, मतलब ये नेगेटिविटी, इसका मैक्सिमम नेगेटिविटी इतना नहीं होना चाहिए कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज को हिट कर जाए। क्लियर हो गया। अगला क्या है, अगला है आपका मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। हम लोगों ने देखा था भाई कि 0.7 जब दे रहे हैं फॉरवर्ड बाइस में सिलिकॉन के लिए या फिर कहीं 0.3 जर्मेनियम के लिए, तो उसके बाद से करंट अचानक से बढ़ रहा था शार्पली। ठीक है, तो वही है कि करंट इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए कि जंक्शन में I²R यानी पावर इतना ज़्यादा डिसिपेट हो जाए कि वहाँ बर्न आउट हो जाए, जल जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, एक करंट लिमिटिंग डिवाइस लगा रखा था सीरीज में, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस की तरह देख रहे थे सर्किट में, और मैं अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि वो हमारा लोड होता है, लोड लगाते हैं हमेशा। ठीक है, कभी भी इसको अकेले नहीं जोड़ देंगे बैटरी के साथ या फिर कहिए AC सोर्स के साथ। तो ये मैक्सिमम क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड करंट दैट अ PN जंक्शन कैन कंडक्ट। इंस्टेंटेनियस क्यों बोल दिया, क्योंकि भाई डायोड को हम लोग हमेशा AC सप्लाई दे करके जोड़ते हैं, AC पे काम करता है। रेक्टिफिकेशन किस पे होगा, रेक्टिफिकेशन के लिए एज ए इनपुट क्या देते हैं हम लोग, AC देते हैं, तो जो करंट फ्लो होगा वो भी इंस्टेंटेनियस होगा। वही बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस करंट इतना भी हाई नहीं होना चाहिए, दैट कैन कंडक्ट विदाउट डैमेजिंग, मतलब इतना ही होना चाहिए कि डैमेज ना हो। ठीक है, अब बोल रहा है मैन्युफैक्चरर्स डाटा, मैंने आपको बताया ना बल्ब बना रहे हैं, ठीक है, डायोड बना रहे हैं, मार्केट में बेचिएगा तो अपने कस्टमर को बताइएगा ना कि कितना रेंज तक ये करंट को आसानी से लिमिट कर मतलब झेल सकता है, तो उसी के अंदर आपको एक तरीके से इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर्स डाटा शीट यूजुअली स्पेसिफाई दे, मतलब ये मैन्युफैक्चर ही बताएगा कितना उसका होता है। ठीक है, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, इफ द फॉरवर्ड करंट इन अ PN जंक्शन इज मोर देन इट्स रेटिंग द जंक्शन विल डिस्ट्रॉय ड्यू टू ओवर हीटिंग। खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई, ये आपका टॉपिक, ये आपने पढ़ लिया अच्छे से। तो आपको इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना डायोड, उसमें बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, और वहीं से आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट हो गया। बेसिक इलेक्ट्रिकल का अगर आपको नई नॉलेज है ज्वाइन कर लीजिए पेड क्लासेस, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं भाई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं आप, ये आपका एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा। पूरा सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय, किसके कारण होता है, सीधी सी बात है कोवेलेंट बैंड। अगला बोलता है सेमीकंडक्टर हैज़ अ डैश टेम्परेचर, तो नेगेटिव टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर सिलिकॉन यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर हैज जनरली तो 4 वैलेंस बैंड। देखिए अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, क्या होता है, 3 होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के आपको यहाँ पे सब्सटेंसेस चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। सबसे पहला हो गया इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर क्यों चाहिए, आप वायर यूज़ कर रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, जैसे माइक का वायर है, इस पर क्या इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, ठीक है, तो एक इंसुलेटर चाहिए हम लोग को। इंसुलेटर मतलब नॉन मेटल। ठीक है, जैसे नॉन मेटल में आपको बता दूं, जैसे आप कार्बन ले लीजिए, सॉरी कार्बन नहीं, आप ले लीजिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऐसे डाई एटॉमिक होते हैं, नहीं हमेशा 2 पेयर में रहेंगे O2। ठीक है, लेकिन मैं एक की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन कितना होता है 8। ठीक है,
एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा 8। तो 8 कहने का मतलब क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक KL, ठीक है, 2 और 6। अब बताइए, मैंने आपको बताया था इसका बाहरी बैंड क्या है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो सीधी सी बात है इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तब जाके 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये मांगेगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन कभी भी देता नहीं है, समझ गए बात को। या फिर आप कह सकते हैं इस तरीके से, वैलेंस बैंड में कितना है भाई इसमें बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ बस ऐसा समझिए 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 और मिल जाएगा तो भर जाएगा, ठीक है। और भी कोई देख लीजिए नॉन मेटल, क्योंकि ऑक्सीजन इसलिए लिया मैंने क्योंकि जब आप ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में आपका 132 kV 400 kV इतना हैवी वोल्टेज होता है। तो आप हम लोग थोड़ा ना प्लास्टिक का कवर डालेंगे, ये प्लास्टिक का कवर थोड़ा ना डालिएगा उतने हैवी वोल्टेज पे। वो चिमनी वाला मिट्टी वाला जो इंसुलेशन होता है, पोर्सलिन जिसको बोलते हैं, वो पूरा ब्रेक डाउन हो जाए। सस्पेंशन डिस्क आपने देखा होगा, एक आपका 11 kV या फिर 33 kV का होता है उसका रेंज, ठीक है। वो जब डैमेज हो जाता है तो इतना पतला पतला रबर का आप उस पर सोचिएगा कवर कर दे तो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे हम लोग का क्या होता है, इंसुलेशन के लिए ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, मतलब मिक्सचर ऑफ एयर होता है ना भाई, एयर के अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ, जैसे ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन को ही ले लीजिए, नाइट्रोजन 7 होता है, तो इसका हो जाएगा 2 और 5, ठीक है। यानी वैलेंस बैंड में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आता है कंडक्टर के ऊपर, मान लेते हैं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना है, यानी बाहरी बैंड में कितना हो जाएगा, KLM 2 8 और ये 3, ठीक है, 3 हो गया। आप कॉपर ले लीजिए, कॉपर का 29 होता है, ठीक है, 29, तो KLMN 2 8 18 कितना हो गया आपका 28 और एक ये हो गया। यानी मेटल के लिए आप देख रहे हैं कि बैलेंस बैंड इसका बैलेंस कितना होता है, 1 से लेकर के 3 के बीच में होगा हमेशा, ठीक है। कि कोई भी आप ले लीजिए, आप चांदी ले लीजिए, सोना ले लीजिए, कोई भी आपका मेटल सबको उठा लीजिए, इसका जो रेंज होता है 1 से लेकर के 3 के बीच में ही होगा। नॉन मेटल यानी जो इंसुलेटर होते हैं, इसका आप रेंज देखिएगा, ये हमेशा 5 से लेकर के 6 7 8 तक जाता है, ठीक है। और जो सेमी कंडक्टर होते हैं भाई, उनके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और याद करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, ठीक ना भाई। तो मेटल के लिए आपका जो वैलेंसी होता है, यानी बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 1 से 3 के बीच में, ये हो गया आपका मेटल, या फिर कहिए इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर, ओके। और जो नॉन मेटल होते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल मैंने आपको बताया अभी, इसका होता है 5 से लेकर के 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है, 8 तक दिखा देता हूँ मैं, ओके। और 8 तो नहीं बोल सकते, 8 जो होगा आपका फिर नियॉन, मतलब ये क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस हो जाएगा, ठीक ना, यानी 7 ही लिख देता हूँ उसको, ठीक ना भाई, वो एक अलग चीज़ हो गया अक्रिय गैस। और जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें आपका हमेशा 4 होगा, वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जैसे आपने सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन का 14 होता है, ठीक है, तो 2 8 10 हो गया, यानी 4 मिला ना, वैलेंस बैंड में 4। आप जर्मेनियम ले लीजिए, जर्मेनियम का 32 होता है, ठीक है, 2 8 18 कितना हो गया 28, और 4 जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक 32, यानी इसका भी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, ठीक है भाई, 4 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 हो जाएगा। अगला बोलता है, देखिए क्या बोल रहा है, रजिस्टिविटी ऑफ ए प्योर जर्मेनियम, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये होगा नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक, ठीक है। अगला बोलता है रजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन इज अबाउट, तो इसका भी आप मार दीजिए, ये वाला हो जाएगा। व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस घटता है, यानी डाउन होगा। आगे देखिए क्या बोलता है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स, ठीक है, यानी आपने सिलिकॉन लाया तो सिलिकॉन सॉलिड है, तो सॉलिड कैसे है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन का एक दूसरे का शेयर करके एक एक इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, यानी फोर्स बिटवीन, यहाँ पे हो जाएगा भाई इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग, ओके, समझे, यानी बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, सो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को बोलता है। मैंने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावलेंट डालेंगे तो इसमें क्या बनेगा बताइए, पेंटावलेंट से एन टाइप बनता है। अगला बोलता है एडिशन ऑफ पेंटावलेंट इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर कंडक्टर क्रिएट्स, तो पेंटावलेंट यानी एन टाइप, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एक तरीके से मेजॉरिटी हो जाएगा। अगला बोलता है पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज हैज, तो 5 वैलेंस बैंड 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस बैंड में, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज, तो ये नेगेटिवली, ये न्यूट्रल हो जाएगा भाई। बताया था मैंने आपको पी टाइप एन टाइप क्या होता है, अपने आप में न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है नहीं दिया हुआ। अब ये चैप्टर खत्म करते हैं, इसमें करीब 25 MCQ, अगर आपने बुक खरीद रखा है तो आप लगा लीजिएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, A to Z मैं आपको समझा दिया है, क्लियर। इस पूरे चैप्टर का ये निचोड़ है, खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे
डायोड। ओके।